हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम राइट टू ब्राइट है। और कक्षा 9 के पढ़ने वाले राजस्थान के अंदर सभी विद्यार्थियों का मैं मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9th की सामाजिक ज्ञान विषय की जो एक पुस्तक है, उसका नाम आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, समकालीन भारत फर्स्ट। ये किताब सामाजिक ज्ञान विषय की जो 5 किताब आपको मिली हुई है, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और इस किताब में नाम तो समकालीन भारत है, लग रहा है जैसे कि इतिहास की है, लेकिन इतिहास की नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो बुक है वो है आपके लिए भूगोल की। किस विषय की है? भूगोल की। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लें कि जो समकालीन भारत फर्स्ट करके पुस्तक का नाम है, उसमें आप पूरी की पूरी किताब के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक आप किसका अध्ययन करेंगे? भूगोल का अध्ययन करेंगे उसमें। और इस किताब के अंदर आप कुल मिलाकर के 6 पाठों का अध्ययन करेंगे। पहला जो पाठ होगा उसका नाम होगा आपके लिए, आप दिखाई भी दे रहा होगा आपको, आकार एवं स्थिति। दूसरा अध्याय जो है भारत का भौतिक स्वरूप है। तीसरा अपवाह है। चौथा है उसका नाम है जलवायु। पांचवा जो पाठ है आपके लिए उसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। और छठा जो पाठ है वो है जनसंख्या। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। पहले अध्याय में, कौन से अध्याय में? पहले अध्याय में, जिसका नाम आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आकार और स्थिति। यानी इस पाठ के अंदर आप भारत के आकार के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में समझेंगे कि भारत का आकार कैसा है, वह कितने अक्षांश देशांतर पर स्थित है और उसकी स्थिति कहाँ पर है। तमाम चीज़ों की जानकारी आप भारत की भौगोलिक पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। अगला जो पाठ होगा वह है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में अगर सामान्य भाषा में और साधारण भाषा में आपको मैं बताऊं तो इसमें आप पढ़ेंगे कि कितने पहाड़ है, कितनी नदियां हैं, कहाँ पर रेगिस्तान है, किस प्रकार की जलवायु यहाँ पर है राजस्थान पूरे देश के अंदर, उसका आप अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा पाठ होगा वह और भी महत्वपूर्ण होगा। इसके अंदर आपको पूरे भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। अफवाह है, कहाँ से, अरब सागर से आने वाली नदियाँ कौन सी है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियाँ कौन सी है और वो कौन कौन से क्षेत्रों में होकर बहती है, उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो चौथा पाठ आपका होगा वह है जलवायु। देखिए इस पाठ का जो नाम है वह है जलवायु, यानी कि जल और वायु, पानी और हवा, इन दोनों से मिलकर के जो वातावरण में प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ होती हैं उनको जलवायु कहते हैं। यानी पूरे देश के अंदर गर्म जलवायु कहाँ है, शुष्क जलवायु कहाँ है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको आप इस पूरे के पूरे पाठ में, चौथे पाठ में आप पढ़ेंगे। और अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इस पांचवें पाठ के अंदर पूरे देश के अंदर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, औषधीय पादप हैं, वो और जंगलों में रहने वाले, वन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके बारे में भी आपको इसमें अध्ययन करने को मिलेगा। लास्ट पार्ट होगा जनसंख्या पर। पूरे देश की जनसंख्या कितनी है, कौन से स्टेट में कितनी है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितना है, जनसंख्या से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। इस प्रकार जो ये पुस्तक है उसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। इस पुस्तक का नाम है समकालीन भारत फर्स्ट और यह आपके लिए भूगोल की पुस्तक होगी। भूगोल की पुस्तक के अंदर भी आप देखेंगे 6 पाठ है और 6 पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद में लगेगा कि हाँ, हमें कुछ जानकारी हुई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिए और लगातार अपने वीडियोस को आप देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आकार और स्थिति वाला पहला पाठ। जो भी स्टूडेंट मेरा ये चैनल और ये वीडियो देख रहा है उसको मैं खासकर कक्षा 9th का स्टूडेंट है और अगर वह है इस भूगोल की पुस्तक को पढ़ रहा है तो मैं उसको एक सलाह दूंगा कि आप जब भी भूगोल पढ़ना शुरू करें, भूगोल को पढ़ने के लिए बैठें, तो आपके पास मैप्स होने चाहिए। चाहे वो इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, हमारे स्टेट राजस्थान का मैप हो, तो ये सभी प्रकार के मैप आपके पास होने चाहिए। जैसे आज हम पाठ पढ़ेंगे भारत का आकार और स्थिति, तो भारत का मैप आपके पास होना चाहिए। जब भी आप दोबारा इस वीडियो को देखें तो आप मैप साथ में लेकर के बैठें। देखिए पहले ही से हम स्टार्ट करते हैं इसको 1 बाय 1, एक एक पंक्ति में आपको समझाऊंगा। साथियों, शुरू से लेकर के आखिर तक आप वीडियो को लगातार देखें, बीच में बिल्कुल ना रोकें। अगर आप रोकेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। देखिए
भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। कहाँ पढ़ना शुरू किया मैंने? स्टार्टिंग से किया। बिल्कुल आप फोकस कर करके। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या सीखा आप लोगों ने, क्या समझा इन लाइनों में, मैं बताता हूँ आपको। भारत क्या है? विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी भारत की जो उद्भव है, भारत की जो कल्चर है, वो आजकल से नहीं है, बहुत पुरानी है। और पिछले 5 दशकों में तो, दशक का मतलब होता है विद्यार्थियों 10 वर्ष, तो पिछले 50 वर्षों में तो इसका अभिप्राय किससे? यानी आज़ादी के बाद से, देश आज़ाद हुआ उसके बाद से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से, सामाजिक जिसमें अपने संस्कार है, हमारी कल्चर है, हमारे सामाजिक ताना बना है, जिसमें असमानताएं वगैरह जो चीज़ें थी उसमें चेंजेज आए, आर्थिक रूप से भी बहुमुखी उन्नति की है। यानी आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकल रूप से जो देश की जो प्रति आई थी वह बढ़ी है, देश की जो राष्ट्रीय आई थी वो बढ़ी है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। इस प्रकार से भारत ने पिछले 5 दशकों में तो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक, सर्वांगीण विकास, मतलब कृषि में भी विकास हुआ है। और आप देख भी रहे होंगे, आज हम देखते हैं कि पहले जिस खेत के अंदर 10 क्विंटल कोई पैदावार होती थी तो उसमें बढ़कर के 15 क्विंटल पैदावार होने लग गई है। पहले कृषि के अंदर पुराने औजारों का पुराने तरीके से खेती की जाती है, आज हम आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। बीजों के अंदर बदलाव आया है, हरित क्रांति भी हुई थी। तो तमाम चीज़ों से धीरे धीरे पिछले 5 सालों के अंदर हमारे देश ने कृषि के क्षेत्र में बहुत विकास किया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बड़े बड़े हमारे उद्योग धंधे सरकार ने लगाए और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त उद्योग के क्षेत्र में विकास हुआ है। तकनीक, टेक्नोलॉजी में तो आप सभी देख रहे हो, मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तकनीक से तो पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे अपने वीडियो चढ़ाता हूँ। ये क्या है? ये टेक्निक तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। अद्भुत यानी बहुत आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। आगे देखते हैं, भारत का विश्व के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत का इतिहास यहीं पे है, भारत का इतिहास विश्व के इतिहास में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसका रोल। पहले विद्यार्थियों, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत का विश्व में कहाँ पर, कौन सी अक्षांश, कौन सी देशांतर में, कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है। तो थोड़ा सा मैं आपको सीधे समझाता हूँ। पहले ये जो आप एक डायग्राम नीचे देख रहे हैं, एक चित्र नीचे देख रहे हैं, ये ग्लोब का चित्र है। किसका चित्र है विद्यार्थियों? ये ग्लोब है। पूरा विश्व, पूरी धरती, पूरी जो संसार है वो इसमें कहाँ कहाँ स्थित है, किस किस प्रकार से स्थित है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। देखिए, जो ऊपर से नीचे की तरफ ये लाइनें खींची गई है, ये रेखाएं जो खींची गई है ऊपर से नीचे की तरफ, इनको बोलते हैं देशांतर। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में, ये तो पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई है विद्यार्थियों, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई है, इनको बोलते हैं क्या? देशांतर रेखाएं बोलती है। अब ये जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का जो हिस्सा है पूरे संसार का, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में है। और नीचे का जो हिस्सा है, आधा पार्ट, वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है आपको? यस। तो देखिए, हम स्थिति पता करेंगे भारत की स्थिति कहाँ है। भारत की स्थिति क्या है? देखिए, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब इसको देखना होगा हमें मानचित्र में कि वास्तव में कहाँ स्थित है। तो अगर इस पूरे मानचित्र को आप देखेंगे, पूरे ग्लोब को आप देखेंगे और इसमें भारत की स्थिति पता करेंगे, तो आपको येलो कलर में, ये पीले कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा कंट्री है। और आप देखेंगे ये डॉट डॉट लाइन में जो बारीक बारीक लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के बिल्कुल पृथ्वी को, संसार को 2 भागों में बांटती हुई जाती है 0 डिग्री। इसके उत्तरी दिशा के अंदर है। कौन सी दिशा में है? उत्तरी दिशा में। ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, अभी मैंने आपको समझाया था, बताया था। तो निश्चित रूप से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया होगा आपको। तो भारत एक विशाल देश है
और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, आपने देखा भी अभी यहाँ पे। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, याद कर लेना आप लोग, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट, इसको इस तरह से पढ़ते हैं बच्चों, पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में जो स्थिति है वो समझाया गया आपको। अब आप देख सकते हैं इसको किस तरह से कि ये जो नीचे वाली जो बिल्कुल भारत का जो भारत बोल रहे हैं, तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर श्रीलंका के जो पास वाला, बिल्कुल यहाँ पर आप देखते हो साउथ में हम जाते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो ये जो हिस्सा है बिल्कुल नीचे वाला, तो यहाँ पर जो रेखा इसको टच करती है वह है 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सी रेखा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो यहाँ पर ये जो रेखा है ये है 37 डिग्री कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। और आप इसको अगर अपने स्केल से लाइन खींचेंगे तो 45 और 40 से नीचे आएगा, तो इसका मतलब 37 डिग्री 6 मिनट। और इधर नीचे चलेंगे तो आप ये देखोगे 0 से ऊपर है, 15 से नीचे, इनके थोड़ा सा बीच में है, तो ये कहाँ पड़ेगा? अभी मैंने बताया था आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में। और देशांतरों की बात करें कि देशांतर में किस प्रकार से स्थित है, तो देखिए ये वाला जो अक्षांश है और यहाँ तक इंडिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये अक्षांशों की बात है। इसमें यहाँ से शुरू होते हैं अपना जो राजस्थान का जिला है जैसलमेर, उसके आसपास से बिल्कुल लास्ट को टच करते हुए, तो ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पर यहाँ तक जो आखिरी अपना पूर्वी हिस्सा आ जाएगा हिंदुस्तान का, ये आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्यारे विद्यार्थियों, बेशक कक्षा 9th का ये टॉपिक है सामाजिक ज्ञान का, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया है भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार, ये IAS तक के एग्जाम में आता है। यानी RPSC का एग्जाम हो, UPSC का एग्जाम हो, ND का हो, राजस्थान से की सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित हो, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आता ही आता है। भारत का जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में आप अच्छे से इसको याद भी कर लेना और समझ भी लेना। और अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे लिख करके बताइए, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप देखिए करक रेखा, ये रेखा भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान में से होकर के गुजरती है, पूछा भी जाता है। तो करक रेखा 23.5 डिग्री, या इसको बोले 23 डिग्री 30 मिनट, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाईलाइट क्या कर रखा मैंने, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा। करक रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को, हमारा जो देश है उसको 23 डिग्री 30 मिनट जो रेखा है वो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आप क्या जवाब देंगे? करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। करक रेखा कितने डिग्री पर है, तो आप उसका जवाब देंगे 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार से ज्ञात। आपके पास विद्यार्थियों एक एटलस भी होनी चाहिए, आप सभी इसको परचेज कर लेना। एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल के लिए, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए समझने के लिए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अभी आगे और आएंगे मैप्स तो उसमें बताऊँगा। फिर भी ये जो हमारा भारत है इसके पूर्वी दिशा में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, यहाँ अरब सागर है और नीचे तो आपको दिखाई दे रहा होगा हिंद महासागर है। इनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो द्वीप हैं, लक्षद्वीप हुआ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, इस प्रकार के जो द्वीप हैं उनकी स्थिति आगे अभी
और विस्तार से अपन जानेंगे। इसमें एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इंदिरा बिंदु कहा जाता था। सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो भारतीय संघ राज्य थे उनका एक बिंदु था, सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिण के अंदर आखिरी जो बिंदु था उसको कहा जाता था इंदिरा बिंदु। क्या? इंदिरा बिंदु। और सन 2004 में आपको याद भी होगा सुनामी आई थी बहुत भयंकर, उसमें लाखों लोग मरे थे। तो उस सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट नाम का जो बिंदु था वह समुद्र में जलमग्न हो गया है, समुद्र में डूब गया है। आगे बढ़ते हैं आकार के बारे में। किसके बारे में? आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो पूरा भूभाग है, पूरा एरिया है हमारे इस भारत का, उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप याद कर लेना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, जिस देश में हम रहते हैं उसका क्षेत्रफल तो हमें ध्यान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि खुद के देश का क्षेत्रफल पता ही नहीं अपने को। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर अपने देश का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह भी हमें जानना आवश्यक है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, 2.4% है। ये भी आप अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझते हो क्या आप? इसका मतलब ये है कि अगर पूरे विश्व की ज़मीन 100 वर्ग किलोमीटर है, कितनी? पूरे विश्व की ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वह 100 वर्ग किलोमीटर है, तो भारत का जो एरिया है, भारत का जो भूभाग है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? वह होगा 2.4 वर्ग किलोमीटर। पूरी दुनिया, पूरे संसार की जो भूमि है उसका 2.4% है। इसका अभिप्राय यह है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़े। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी आपको याद करना है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी भारत से 6 देश ही बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। कितने? 6 ही देश भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता होगा केवल एक देश बड़ा है, और वह कौन सा है? चीन। तो अगर भूभाग की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा। देखो, इतनी आपकी इस किताब में इतनी जानकारी है, इतनी इम्पोर्टेंट ये बुक है कि सभी प्रकार के एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको खुद को भी इस पूरी बुक को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, मेरे सारे वीडियोस को आपने शुरू से लेकर आखिर तक और ध्यानपूर्वक देखा है, तो मैं वादा करता हूँ आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कहीं नहीं रुकोगे। तो विद्यार्थियों, भारत की स्थल की ये सीमा जो है वो लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। लिख लेना इन सारी चीज़ों को। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर 200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा और समुद्री तटीय रेखा में क्या परिवर्तन होता है, आप जानते हो इसको? मैं बता देता हूँ आपको। समुद्र के किनारे से लगी जो सीमा होती है उसको हम कहते हैं समुद्री सीमा, और बाकी जो जमीन से जुड़ी हुई जो सीमा होती है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको? स्थल सीमा। देखो, इसमें आपको मैप में समझाता हूँ। इस मैप के ऊपर आप थोड़ा गौर कीजिए। हमारे भारत का मैप है,
और इसको देख करके आप समझने का प्रयास भी करें। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पूर्वी दिशा है, इसके अंदर ये बंगाल की खाड़ी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं। इसमें हमारे भारत की जो यहाँ से सीमा है, ये लगातार इसको देखते रहिए आप, ये चलते चलते अपना लगातार इसके किनारे किनारे चलते हैं तो यहाँ तक समुद्र है। क्या है? समुद्र है विद्यार्थियों। तो इसको हम स्थलीय सीमा नहीं कह सकते। ये हमारा भारत है, इसकी यहाँ पर ज़मीन है, स्थल है, और ये जल है। जल और स्थल, इन दोनों के साथ बीच में जो रेखा है ये वाली, ये जो सीमा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको विद्यार्थियों बोलेंगे समुद्री सीमा, जलीय सीमा। और बाकी जो बची हुई है ऊपर वाले आप देख रहे होंगे, जहाँ पर ये हमारी ये स्थल है, भारत की जो धरती है वो ये है। इधर पाकिस्तान की धरती आ जाएगी, इधर अफगानिस्तान की आ जाएगी, इधर चीन की धरती, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इस प्रकार के बांग्लादेश, ये म्यांमार, जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं। इनके साथ जो सीमा बनेगी, उनके साथ जो बॉर्डर बनेगी, ये वाली आप देख भी रहे होंगे मैप में, ये कहलाएगी हमारी स्थलीय सीमा। समझ गए आप लोग? और इसी मैप में आप एक और चीज़ देख सकते हैं, भारत की ये देखिए दोनों कोने, ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिम दिशा। पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है या लंबाई है, इसको 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें, यहाँ से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक या आखिरी बिंदु तक जो दूरी देखें, तो यह है 3214 किलोमीटर। इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। और समुद्री सीमा जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर। और साथ में ध्यान रहे, समुद्री सीमा में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा को भी शामिल करेंगे, लक्षद्वीप समूह की सीमा को भी शामिल करेंगे। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क्या है? ये बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के अंदर जो द्वीप समूह है वो है, जो भारत की प्रशासन में और भारत की स्थलीय सीमा में माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में तथा उत्तर और पूर्वी सीमा के पर नवीनतम वलित पर्वत है। वलित यानी कि वलय लेकर के, स्प्रिंग टाइप में। तो भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम जो दिशा है, उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? यहाँ पर। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है। सकरे का मतलब आगे से वो सिकुड़ता चला गया है। कौन? ये जो वलित पर्वत है, ये जो नवीनतम वलित पर्वत था उसकी बात हो रही है। इसके पश्चिम में अरब सागर और तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, चित्र 1.3 देखिए। चित्र 1.3 जो भी मैं आपको मानचित्र बता रहा था उसकी बात हो रही है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसको भी आप याद कर लें। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है वो क्या है? लगभग 30 डिग्री का है। उसके बाद परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर और दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या समझ रहे हो आप इसको? परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, यानी पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है, पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है वह उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी की अपेक्षा में कम दिखाई पड़ती है, कम प्रतीत होती है। थोड़ी है भी कम या नहीं है? है कम, क्योंकि पूर्व से जो पश्चिम की जो विस्तार था वह था 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह है 3,214 किलोमीटर। तो यानी थोड़ा फर्क तो है। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की, दिखाई दे रहा है आपको,
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात कहाँ है? बिल्कुल पश्चिमी दिशा में या पश्चिमी भाग पर है हिंदुस्तान के। अरुणाचल प्रदेश क्या है? बिल्कुल पूर्वी दिशा में स्थित है। और अपन जानते भी हैं, हम जानते भी हैं कि सूर्य जब उदय होता है वह पूर्वी दिशा से होता है। तो पूर्वी दिशा में जैसे सूर्योदय होगा तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के और गुजरात के जो समय में अंतर है, गुजरात तो पश्चिमी दिशा में है आखिर में, तो वहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा, सूर्योदय होने में टाइम लगेगा। और इसी कारण से उनके समय में अंतर भी है। और वो कितना है? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ हमारे ऐसे नियम बनाए गए हैं, वहाँ से इनके समाधान भी निकाला गया है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, मैं आपसे बता रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, आता है यानी कि इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री बोल सकते हैं इसको, पूर्वी देशांतर रेखा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। और वह कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था, 82 डिग्री 30 मिनट याम्योत्तर रेखा, मानक याम्योत्तर रेखा, एक स्टैंडर्ड टाइम इसका इंडिया का रहता है, उस पर जो टाइम होता है वही पूरे इंडिया में टाइम माना जाता है। और वह भारत के अंदर कहाँ से गुजरती है? वह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और वह रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आप इसको याद कर लो अच्छे से। भारत के अंदर इस रेखा को, आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए लिखा हुआ है मानक याम्योत्तर, दिखाई दे रहा है आपको? मानक याम्योत्तर। और कहाँ से आ रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। और ये डिग्री कितनी है इसकी? 82 डिग्री 30 मिनट। देखिए ये 80 यहाँ पर, 80 डिग्री देशांतर, फिर 81, 82, फिर 82.5, फिर 83 और फिर 84, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बनेगा कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो लगातार चलती रहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। और ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में एक स्थान है और उसका नाम है मिर्ज़ापुर। और भी कई स्थानों से होकर ये गुजरती है। लेकिन मूल रूप से जब भी याम्योत्तर रेखा की बात आएगी, मानक याम्योत्तर रेखा की, जो एक स्टैंडर्ड हमारे को इंडिया के लिए टाइम देती है, वो तो ये रेखा है, वो कितनी है? 82.5 डिग्री। आपको याद क्या करना है? भारत के अंदर वह कौन सी रेखा है जिससे भारत का टाइम निश्चित किया गया है? प्रश्न इस तरह से आएगा तो आपका उत्तर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दूसरा प्रश्न आता है कि उस रेखा का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे मानक याम्योत्तर। क्या लिखेंगे आप? मानक याम्योत्तर। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे भारत और विश्व की। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे भारत और विश्व की। देखिए, भारत ये भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत का जो भूखंड है, भारत की जो ज़मीन है, वह एशिया महाद्वीप के पूर्व में है और पश्चिम में, दोनों के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूभाग एशिया क्या है? एशिया महाद्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर क्या करता है? पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण भारत का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। कौन सा? दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी
नहीं है। भारत की इसी स्थिति या इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा? क्योंकि यह भारत के शीर्षवत फैला हुआ है। भारत के साथ इसकी ऐसी स्थिति है जो किसी भी देश के साथ में नहीं है। हिंद महासागर की जो तटीय स्थिति है वो भारत के साथ कुछ स्पेशल है, विशेष है, और इसलिए इस हिंद महासागर का नाम भी क्या है? हिंद महासागर। एक खास बात जो आपको जान लेनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सन 1859 ईस्वी में, कब? सन 1859 ईस्वी, सन 1869 में, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कैसे हुई भाई? भारत और यूरोप के बीच में सुएज नहर के खुलने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम कैसे हो गई? इसका पता लगाने के लिए आपको एटलस का उपयोग करना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं हिंट आपको दे देता हूँ। पहले क्या था कि हमें यूरोपीय देशों में जाने के लिए एक बहुत बड़ा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सुएज नहर का निर्माण हुआ, सुएज नहर खुल गई, तो वो इतनी दूरी का जो राउंड था हमें कम हो गया और हम सीधे ही शॉर्टकट, जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ से जाने लगे। और 7000 किलोमीटर की दूरी को कम नहीं होती विद्यार्थियों। आपको इधर थोड़े से दंड आरेख के द्वारा समझाया गया है कि विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, और वह 7 बड़े देश जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। विद्यार्थियों, ये बात हमेशा याद रखना, 2 प्रकार के देश होते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह है रूस। दूसरे नंबर का कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा भारत। कौन सा? भारत देश। आपको याद रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसमें भारत और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिखाए गए हैं। इसके बाद देखिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, बहुत पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी कि पहले हम जमीन के रास्तों से जाते थे, आज हम देख रहे हैं कि समुद्री जलमार्गों के द्वारा भी हमारा रिलेशन है वो हो गया है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में आए, परंतु समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। यानी पहले जो लोग थे या पहले हमारे देशों में आपस में जो रिलेशन था, व्यापार था, वह केवल भूभागों के रास्तों से था, स्थलीय रास्तों से था, ज़मीन के रास्तों से था। परंतु धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने खोज की और आज हम समुद्री रास्तों से, जलमार्गों के द्वारा भी एक दूसरे रास्तों से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, वक्त के साथ में चीज़ें बदलती भी है, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई चीज़ों की खोज होती है, और उसी का नतीजा है कि आज हम विश्व से एक दूसरे कंट्रीज के साथ में बड़े ही आसानी से जुड़ गए हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान तो होता ही है, साथ में विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, और जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो इस बात को भी आप गौर करें कि इन मार्गों से, चाहे वो समुद्री मार्ग रहे हों, चाहे वो स्थलीय मार्ग रहे हों, विचारों का भी और वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, इनको आप बहुत ही डेप्थली और बहुत ही अच्छे से याद कर लें। इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण और तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके।
ये भारत की महान महान वस्तुएं हैं, महान महान चीज़ें हैं, चाहे वो पंचतंत्र कहानियाँ हो, भारतीय अंक प्रणाली हो, दशमलव प्रणाली हो, रामायण हो, ये साहित्य की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, ये विश्व के अनेक भागों तक कैसे पहुंची? इन्हीं स्थलीय और समुद्री जल जो रास्ते हैं उसके द्वारा। मसाले, मलमल आदि कपड़े व्यापार के समय समान अन्य भारत से अन्य विभिन्न देशों तक जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, यूनान की जो स्थापत्य कला थी, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा गया है। तो इस प्रकार ये विचारों का हो चाहे वस्तुओं का आदान प्रदान रहा हो, इन्हीं मार्गों के द्वारा, जलमार्ग और स्थलीय मार्गों द्वारा समय के साथ साथ लगातार होता हुआ आ रहा, और आज भी ये चीज़ें हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट और अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, जो होगा भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित। आप वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 बार देखें और अच्छे से याद करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट के जो सेक्शन है उसमें ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज़।